हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हमारा डिस्कशन का पॉइंट है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। क्लाइमेटोलॉजी में जब हम प्रेसिपिटेशन को पढ़ते हैं यानी वर्षण को पढ़ते हैं तो उसमें आर्द्रता का जो है बहुत ही महत्व है। जब तक हम आर्द्रता को नहीं समझेंगे तो हम आगे रेनफॉल, कुहासा या जो वर्षण होता है उनको नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम आर्द्रता को पूरी तरीके से क्लियर करेंगे ताकि आगे हम जब पढ़ें जलवायु को तो उसको हमें आसानी हो। आर्द्रता क्या है? सबसे पहले इसकी एक परिभाषा लिखें, बहुत सिंपल सा है। आर्द्रता किसे कहते हैं? आर्द्रता का सीधा सा मतलब है वायु में उपस्थित जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहा जाता है। आर्द्रता जल वाष्प यानी वाटर वेपर, वाटर वेपर। सरल सी बात है कि जो जल होता है, जल हमारी पृथ्वी पे 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर जो है वो सॉलिड स्टेट में भी है। सॉलिड स्टेट में आपको आइस के रूप में मिलता है, लिक्विड स्टेट में भी आपको मिलेगा यानी वाटर के रूप में, और गैसियस स्टेट में भी वाटर होगा, उसको वाटर वेपर कहा जाता है, वाटर वेपर। तो जो वाटर का गैसियस फॉर्म है यानी कि जल का जो गैसीय रूप है उसी को जल वाष्प कहा जाता है। अगर हम जल वाष्प पूछें कि क्या है, आपसे पूछा जाए तो जल वाष्प के विषय में आप लिखेंगे जल का गैसीय रूप। गैसीय रूप क्या कहलाता है? जल वाष्प। और इसी जल वाष्प को जो वायु में उपस्थित रहती है इसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, नमी कहते हैं या मॉइस्चर कहते हैं। आपको अलग अलग क्षेत्रों में, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में आपको हवा में नमी की मात्रा अलग अलग मिलेगी। यानी कि आप कह सकते हो कि स्थान के अनुसार जो है ह्यूमिडिटी जो है वो परिवर्तित रहती है। आपको अलग अलग समय में भी हवा में नमी की मात्रा अलग अलग मिलेगी। यानी कि जो नमी है वो समय और स्थान दोनों के आधार पर परिवर्तित होती रहती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जल वाष्प का गैसीय रूप। जल वाष्प क्या है? जल का गैसीय रूप है। तो थोड़ा सा यहाँ पे साइंस को समझें कि ये कैसे होता है, ये जल जो है वो हवा में वाष्प के रूप में कैसे पहुँचता है, उसके विषय में अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए, अगर हम ठोस की बात करें जैसे कि बर्फ़, अगर हम बर्फ़ को लें, मान लेते हैं कि 1 ग्राम बर्फ़ है, 1 ग्राम बर्फ़ अगर लें और इसे हम एनर्जी दें, हीट दें, इसे हम दे दें हीट यानी उष्मा, हीट, उष्मा। कितनी उष्मा दे दें इसे? लगभग 80 कैलोरी, एग्जैक्ट जो है 79 कैलोरी अगर इसे हम उष्मा दे दें, 79 कैलोरी, लगभग 80 कैलोरी उष्मा दे दें तो यह जो है द्रव अवस्था में आ जाएगा यानी जल के रूप में तब्दील हो जाएगा। 1 ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम बर्फ़ को 1 ग्राम जल में कन्वर्ट करने के लिए 80 कैलोरी उष्मा की ज़रूरत होती है और ये उष्मा कहलाती है गलन की गुप्त उष्मा। इस उष्मा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गलन की गुप्त उष्मा। ये अलग से आपसे प्रश्न साइंस के अंतर्गत पूछा जा सकता है, गलन की गुप्त उष्मा कितनी होती है या गलन की गुप्त उष्मा किसे कहते हैं? लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। अगर आपसे अलग से प्रश्न ही आ जाए गलन की गुप्त उष्मा क्या होती है तो किसी ठोस को, देखिए यहाँ पर बर्फ़ और जल की बात की जा रही है लेकिन अगर हम इसकी एग्जैक्ट परिभाषा देखें तो किसी ठोस को, किसी ठोस की एक निश्चित मात्रा को उतनी ही मात्रा के द्रव में कन्वर्ट करने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे गलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं कि 1 ग्राम बर्फ़ को 1 ग्राम जल में परिवर्तित करने के लिए जितनी उष्मा चाहिए उसे बर्फ़ के गलन की गुप्त उष्मा कहते हैं और ये होता है लगभग 80 कैलोरी।
अब इस जल को अगर हम फिर से एनर्जी दें, फिर से इसे ऊष्मा दें, हीट दें, तो ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसे फिर से हीट दे देते हैं, कितना हीट हम इसे देते हैं फिर से 540 कैलोरी, लगभग आप कह सकते हो 600 कैलोरी के आसपास, 540 कैलोरी इसे अगर ऊष्मा हम दे देते हैं तो ये जल जो है वो जल वाष्प में तब्दील हो जाएगा, यानी गैस के रूप में आ जाएगा, वाटर वेपर के रूप में आ जाएगा। और ये जो यहाँ पर ऊष्मा होती है, जो द्रव को गैस में परिवर्तित करने के लिए होती है, इसे हम कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ये भी अलग से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वाष्पराइजेशन। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? एक निश्चित मात्रा के द्रव को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितनी ऊष्मा की ज़रूरत होती है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगर जल के संदर्भ में बात करें तो 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, 1 ग्राम जल को इतनी ऊष्मा चाहिए। तो इस तरह से जो है जल जलवाष्प में कन्वर्ट होता है। ये ऊष्मा कहाँ से आती है? ये सौर विकिरण से आती है, सूर्य की एनर्जी से, जो पृथ्वी पर समुद्र में, सागर में या जलाशय, नदियाँ, तालाब, मिट्टी में जो जल होता है वो वाष्पीकृत होता है और धीरे धीरे ये हवा में पहुँचता है और इसी को कहा जाता है आर्द्रता, नमी। तो आशा है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर हम थोड़ी सी और सी बात करें, अगर ये एनर्जी हम दे रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पदार्थ कन्वर्ट हो रहा है, तो यदि इतनी ही ऊर्जा मुक्त हो जाए तो यह एक्शन रिवर्स हो जाएगा। यानी कि अगर जलवाष्प से हम जलवाष्प को ठंडा कर दें, यानी कि इसमें से ऊष्मा निकाल लें, तो ये फिर से जल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम जल वाष्प से एनर्जी को बाहर कर दें, यानी इसे ठंडा कर दें, इसमें से ऊष्मा बाहर कर दें, तो ये जल वाष्प पुनः जल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये क्रिया उल्टा भी हो सकती है। तो जल वाष्प को ठंडा कर दें, यानी कि इसमें से ऊर्जा ख़त्म कर दें, तो ये जल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो ऊष्मा यहाँ पर निकलती है, मुक्त होती है, इसे कहते हैं संघनन की गुप्त ऊष्मा। ये सभी टर्म आपको याद रखने होंगे। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, और ये बराबर होती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से। यानी कि जल को जितनी ऊष्मा देके हम जलवाष्प में कन्वर्ट कर सकते हैं, जलवाष्प से उतनी ऊष्मा अगर बाहर निकल जाए तो वो पुनः जल में आ जाएगा। तो संघनन की गुप्त ऊष्मा की परिभाषा क्या होगी कि किसी गैस को ठंडा करके द्रव के रूप में लाने के लिए जितनी ऊष्मा उसमें से मुक्त होती है, यानी बाहर निकलती है, उसे हम संघनन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और ये जो है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के बराबर होती है। यानी कि ये एक दूसरे के रिवर्स एक्शन है। इसी तरीके से यहाँ भी रिवर्स एक्शन होता है। एक चीज़ और आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ बर्फ़ को हम जितनी ऊष्मा से जल में कन्वर्ट कर रहे हैं 1 ग्राम के लिए, उसी 1 ग्राम को जब जलवाष्प में कन्वर्ट करते हैं तो हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर ये कैलकुलेशन आप देखें तो 540 कैलोरी हमको यहाँ पे चाहिए और यहाँ पे हम 80 मान लें, तो ये लगभग जो है आपका आ जाएगा 6.75। यानी कि बर्फ़ 1 ग्राम बर्फ़ को जल में बनाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उससे लगभग 6.7 गुना ऊर्जा चाहिए जल को वाष्प में बनाने के लिए। यानी ठोस से द्रव बनने में कम एनर्जी खर्च होती है, लेकिन द्रव से गैस बनने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। इसका कहने का मतलब ये है। यहाँ पर आपने ये भी चीज़ समझ ली, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है समझना, क्योंकि जब हम वर्षण को पढ़ेंगे तो पानी बरसना जो होता है, चाहे वो किसी रूप में बरसे, वो वायु की नमी होती है, वही बरसती है। तो वायु में जो जलवाष्प है वो जब जलवाष्प ठंडी होगी उसमें से ऊर्जा बाहर निकलेगी, तभी वो फिर जल बन जाएगा और वो बरसने लगेगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो ये आपने देख लिया जलवाष्प। अब जलवाष्प जो है वो कितनी मात्रा में
पाई जाती हैं। तो अगर हम वायु के संगठन को जब हम पढ़ रहे थे पिछले चैप्टर में, आप देखेंगे वायु का संगठन, वायु का संगठन यानी कि कितनी चीज़ें क्या क्या पाई जाती हैं। तो आपने 3 चीज़ें वहाँ पर देखी थी कि वायु में गैसेस होती हैं, स्थायी परमानेंट जो कुछ गैसेस हैं, और वाटर वेपर है यानी जल वाष्प है, वाटर वेपर होता है, और बहुत से डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धूल कण, जिसमें धूल धुआं बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो डस्ट भी है। वाटर वेपर की यहाँ पर हम बात करते हैं, गैस की बात हम पीछे कर भी चुके हैं। अगर गैस में आप देखो तो नाइट्रोजन यहाँ पे 78.1% के आसपास रहता है, ऑक्सीजन जो है वो आपका 20.9 के आसपास रहता है, और आर्गान होती है इसके बाद में, आर्गान जो है वो 0.93% के लगभग, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% होती है। तो इस तरह से और भी गैसेज होती हैं इसमें, ये गैसेज होती हैं, और ये परमानेंट परसेंटेज लगभग रहता है, यानी ये स्थायी परसेंटेज रहता है, बहुत कम चेंज होता है। कि यानी पृथ्वी पर आप जाएंगे तो लगभग यही आपको सब जगह रेशियो मिलेगा। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंटेज में काफ़ी परिवर्तन देखा जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना वाटर वेपर के संदर्भ में होता है। वाटर वेपर अगर आप देखोगे तो वायु में वाटर वेपर जो है वो 0 से लेकर के 4% तक जो है वाटर वेपर होती है, और ये जो है परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील। इन गैसेस के परसेंटेज में तो परिवर्तन नहीं होता है ज़्यादा मात्रा में, लेकिन वाटर वेपर जो है वो बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील है, और ये स्थान और समय, स्थान एवं समय के आधार पर परिवर्तित होता रहता है। हवा में जल वाष्प की मात्रा निर्भर करती है कि टाइम क्या है, गर्मी है, शीत ऋतु है, दोपहर है या रात है, यानी टाइम के अकॉर्डिंग जल वाष्प की मात्रा कम ज़्यादा होती रहती है। और स्थान के आधार पर भी, विषुवत रेखा पे हैं, ऊंचाई पे हैं, या कम ऊंचाई पे हैं, धरातल पे हैं, पर्वत पे हैं, जहाँ यानी स्थान के आधार पर भी वाटर वेपर के प्रेजेंट जो है वो हवा में तब्दील होती रहती हैं। कुछ कॉमन चीज़ें आप जानते ही होंगे कि इन चीज़ों को बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। जैसे कि आप अगर राजस्थान में हैं तो राजस्थान में गर्मी है, बहुत ज़्यादा हवा गर्म है, लेकिन वहाँ पे जलाशय नहीं है, यानी जल के स्रोत कम हैं, तो निश्चित तौर से वहाँ की हवा में नमी होगी ही नहीं। हवा ज़रूर नमी खींचना चाहेगी, लेकिन हवा में नमी कम होगी। लेकिन वहीं अगर आप समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्रों में चले जाएंगे तो समुद्र का पानी वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए हवा में नमी ज़्यादा होगी। हवा गर्म होगी, नमी को खींचेगी, तो वहाँ पे आपका ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। अगर विषुवत रेखा के आसपास हैं, कर्क मकर रेखा के आसपास हैं, तो यहाँ पे मतलब भर की गर्मी रहती है, और गर्म हवा के अंदर जो है नमी को धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा नमी खींच लेती है, इसलिए इन क्षेत्रों में आपको ज़्यादा नमी मिलेगी। अगर आप ध्रुवीय क्षेत्रों में चले जाओगे तो वहाँ पे नमी जो है वो कम मिलेगी आपको वायु में। इसी तरीके से अगर ऊंचाई की बात करें तो धरातल के क्षेत्र में जलवाष्प ज़्यादा मिलती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे जलवाष्प की मात्रा जो है वो कम होती चली जाएगी। जलवाष्प की अधिकतम मात्रा जो है, इसको आप नोट डाउन कर लिए हैं, जलवाष्प की अधिकतम मात्रा 2 किलोमीटर तक रहती है। इस चीज़ को भी आप नोट डाउन करें। देखिए, जो वितरण है, अगर जलवाष्प के वितरण की बात करें, कैसे होता है वितरण, तो देखिए ऊपर जाने पर एक पॉइंट ये लिख लें, ऊपर जाने पर जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। यानी कि अगर आप धरातल पे हैं तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी, और अगर आप पर्वत पे चढ़े जाते हैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऊपर पहुँच जाते हैं तो जलवाष्प की मात्रा धीरे धीरे घटती जाएगी। पहला कंडीशन ये। दूसरा देखें, अगर आप विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं,
विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर, ध्रुव की तरफ जाने पर जल वाष्प की मात्रा घटती है। ये पृथ्वी आपकी है, ये विषुवत रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा, इसी क्षेत्र में सर्वाधिक जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। जब आप ध्रुव क्षेत्र पे पहुंचोगे तो वहाँ पर जलवाष्प की मात्रा जो है वो हवा में कम पाई जाएगी, क्योंकि अपेक्षाकृत ठंडा स्थान है। क्योंकि जब गर्म हवा होती है तो वो नमी को ज़्यादा सोखती है। आगे हम अभी जब पढ़ेंगे तो आर्द्रता जो है वो किस तरीके से तापमान के आधार पर बदलती है वो भी हम आगे देखेंगे अभी। तो ये हो गया आपका वितरण। अच्छा, अब एक चीज़ बात करते हैं कि ये जलवाष्प जो है वो कैसे, किन स्रोतों से पहुंचती है। आपने प्रक्रिया को जान लिया कि कैसे जलवाष्प बनती है। अब इसके स्रोत की बात कर लेते हैं कि कौन कौन जगह से जो है जलवाष्प पहुंचती है हवा में। तो स्रोत की बात कर लेते हैं। स्रोत, देखिए दो प्रक्रियाएं भी आप जान लें, दो प्रक्रियाएं हैं। एक तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है, वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, और दूसरा होता है वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन। ये दो प्रक्रियाएं पृथ्वी पे हर समय चलती रहती हैं और इन्हीं प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो है वो जलवाष्प पहुंचती रहती है आपके वायु में। वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण है जल का वाष्प में बदलना, वाष्प में बदलना। अभी आपको हमने समझाया कि किस तरीके से जल वाष्प में बदलता है। ये किस तरीके से होता है? सौर विकिरण से, सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन। सूर्य का प्रकाश जल पे पड़ा और जल जो है वो वाष्प में कन्वर्ट हो गया। कहाँ कहाँ से होता है? ये महासागर से होता है। महासागर लगभग 84% जो है वो महासागरों से ही होता है। सागर, महासागर, इन क्षेत्रों से, यानी कि वायु में जितनी भी नमी है वो ज़्यादातर महासागर क्षेत्र से ही आती है। और महाद्वीप से, महाद्वीप से 16% होता है। महाद्वीप में क्या क्या चीज़ें? महाद्वीप में जैसे जलाशय हैं, जलाशय हैं, नदी, और सिंचाई हो सकती है, कुछ कृत्रिम कारण भी हैं, सिंचाई, झीलें, तालाब, कृत्रिम झीलें, प्राकृतिक झीलें, तालाब हैं, बांध के पीछे तालाब, यानी जो भी जल के स्रोत हैं महाद्वीप पे, महाद्वीप क्षेत्र में जो भी जल हैं उनसे 16% और महासागर, सागर इत्यादि से 84% जलवाष्प जो है वो सूर्य के प्रकाश से वाष्पीकृत होकर के, वेपराइज होकर के हवा में पहुंचती है। दूसरा एक तरीका होता है वाष्पोत्सर्जन से। वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है? ये वनस्पतियों से होता है। वनस्पतियाँ, वनस्पतियाँ की जो है जड़ें जो होती हैं वो पानी को सोखती हैं। वनस्पतियाँ जो हैं उसकी जो जड़ें हैं वो पानी सोखती हैं, सोख कर पत्तियों से बाहर निकालती हैं, वाष्पीकृत करती हैं, पत्तियों से वाष्पीकृत करती हैं, करती हैं। इसको ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। तो इस माध्यम से भी नमी जो है वो हवा में पहुंचती है। इसीलिए जिन क्षेत्रों में आप देखोगे वनस्पतियां ज़्यादा हैं, घास फूस, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि उस स्थान पे दोनों प्रक्रियाएं चल रही हैं। ये स्रोत का मतलब है स्रोत, किन किन स्रोतों से पहुंचता है जल हवा में। तो वाष्पीकरण का मतलब सीधे कोई पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर प्रकाश पड़ा और वो हवा में पहुंच गया गैस बन करके, लेटेंट हीट प्राप्त करके। और ये जो है वनस्पतियों, पेड़ पौधों के द्वारा जो है उसकी जड़ें धरती से पानी सूखती हैं और वो पानी पत्तियों के माध्यम से वाष्पीकृत होता है, बाहर फेंकती हैं, वो वाष्पीकृत हो जाता है पानी। इसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। इन दोनों ही प्रक्रियाओं के फलस्वरूप जो है वाटर वेपर
पहुंचती है हवा में। तो आप वाटर वेपर के विषय में समझ गए क्या होता है। और यही वाटर वेपर जो हवा में होती है उसे क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। अब चलिए आर्द्रता पे थोड़ा सा और डीप डिस्कशन करते हैं। तो जैसा हमने बताया कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। धरातल से 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक सर्वाधिक जलवाष्प पाया जाता है। इसके ऊपर बहुत कम जलवाष्प होती है। चलिए हम जलवाष्प को समझ गए और हमने पहली लाइन लिखी थी वहीं पे आ जाते हैं कि वायु में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता ह्यूमिडिटी कहते हैं। सिंपल सी बात है। और जलवाष्प क्या है उसकी पूरी प्रक्रिया हमने समझाई कि ये जलवाष्प हवा में कहाँ से और क्यों पहुँच जाती है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए ह्यूमिडिटी पे हम बात करते हैं थोड़ा सा और। वायु में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता का मापन कैसे किया जाता है? आर्द्रता का सबसे पहले हम देखें, मापन के लिए एक यंत्र होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर ये आपसे पूछा जा सकता है। और मात्रक यूनिट भी पूछी जा सकती है। तो यूनिट होती है ग्राम प्रति घन मीटर। ग्राम प्रति घन मीटर। 1 घन मीटर वायु में कितने ग्राम ह्यूमिडिटी है ये इसके मापने का तरीका है। तो मापन और मात्रक दोनों याद रखिएगा। सबसे पहली चीज़ हम जो डिस्कस करेंगे वो 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ आप देखें कि आर्द्रता सामर्थ्य क्या होती है। आर्द्रता सामर्थ्य, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। बहुत ही सिंपल वे में इसको हम समझेंगे और आशा है ये चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं। आर्द्रता सामर्थ्य, पावर, शक्ति, आपके काम करने की एक क्षमता होती है, उसको सामर्थ्य कहा जाता है। इसी तरीके से ह्यूमिडिटी की भी एक सामर्थ्य होती है। हवा है, कोई भी वाहन जो होता है वो एक निश्चित मात्रा में लोड ले जा सकता है। वैसे ही जो हवा होती है उसकी कैपेसिटी होती है, उसकी क्षमता होती है, वो कितना जलवाष्प धारण कर सकता है। जैसे हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे जो हवा है इसके अंदर जलवाष्प मौजूद है, लेकिन वो जलवाष्प नीचे नहीं गिरता है क्योंकि हवा को उसको धारण करने की क्षमता है, वो उसे लेकर के उड़ रही है। और जब क्षमता से बाहर जलवाष्प आ जाएगी तो फिर वो नीचे गिरना प्रारंभ हो जाएगी, उसको धारण नहीं कर पाएगी हवा। आर्द्रता सामर्थ्य की अगर सिंपल परिभाषा की बात करें तो एक निश्चित तापमान पर, यहाँ तापमान का फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक निश्चित तापमान पर, हमने अभी आपको बताया था कि तापमान का बहुत फर्क पड़ता है आर्द्रता पे, इसको भी आप धीरे धीरे समझेंगे। तो निश्चित तापमान पर 1 घन मीटर वायु, 1 घन मीटर वायु जितनी जलवाष्प को ग्रहण कर सकती है या धारण कर सकती है, उसे उस वायु की आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। अब 2 चीज़ें, 2 फैक्टर याद रखिएगा। तापमान निश्चित है और 1 घन मीटर वायु की बात हम कर रहे हैं, या कि निश्चित मात्रा में वायु की बात कर रहे हैं आयतन में। तापमान को निश्चित मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और 1 घन मीटर वायु आप ले लीजिए, यानी कि 1 मीटर लंबा, चौड़ा और ऊंचा आपका जो एरिया है उसके अंदर जितनी वायु है, उस वायु में कितनी ज़्यादा मात्रा में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी जलवाष्प धारण कर सकती है हवा, क्षमता उसकी क्या कहलाती है? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहलाती है। जलवाष्प धारण करने की क्षमता, कैपेसिटी हो गई। तापमान को क्यों स्थिर किया है? क्योंकि अगर हम तापमान को बढ़ा देंगे तो जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। हवा जितनी गर्म होती जाएगी जलवाष्प को धारण करने की क्षमता उसकी बढ़ती जाएगी। एक चीज़ यहाँ गौर करिएगा, हवा के गर्म होने का
कभी भी ये मतलब मत निकालिएगा कि उसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि जलवाष्प की मात्रा का होना निर्भर करता है कि उसे जलवाष्प कहीं से मिले। यानी कि हवा बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसकी धारण करने की क्षमता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आसपास समुद्र नहीं है, जलाशय नहीं है, नदी नहीं है, मिट्टी में भी नमी उपलब्ध नहीं है, तो उसमें नमी आएगी कहाँ से? तो वो भूखी हवा कहलाएगी। यानी कि उसमें जलवाष्प धारण करने की क्षमता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसे जलवाष्प मिल नहीं रही है। तो वो क्या करेगी? वो जो वनस्पतियाँ होंगी उनके जल को सोख लेगी। जो धरा में जो पृथ्वी पर जो भी जलवाष्प उसे मिलेगी, कहीं भी वाटर मिलेगा, उसे वो बिल्कुल सुखा देगी। तो आप राजस्थान या ऐसे क्षेत्रों में जाओगे जहाँ बहुत ज़्यादा गर्म हवा है, लेकिन वहाँ रेगिस्तान में नमी नहीं है, तो वहाँ पे हवा नम नहीं होगी, यानी उसमें ह्यूमिडिटी नहीं होगी। तो गर्म हवा होने के बावजूद भी उसमें ह्यूमिडिटी नहीं होगी। तो आर्द्रता सामर्थ्य जो है वो किन बातों पे निर्भर करती है? इसके लिए आप लिखें कि ताप बढ़ने पर वायु का ताप बढ़ने पर आर्द्रता सामर्थ्य बढ़ जाती है। हवा के नमी धारण की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। और इसके जस्ट उल्टा भी होता है। अगर हवा को हम ठंडा कर दें तो नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, यहीं से सारा विज्ञान आप समझ गए कि अगर पहले हवा खूब गर्म है तो उसके धारण करने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा है, और इन केस वहाँ पे समुद्र है, नदियाँ हैं, या हवा ऐसे क्षेत्र से गुजर रही है जहाँ पे पानी उपलब्ध है और उसके धारण करने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी? बहुत सारा पानी उड़ाती रहेगी और अपने अंदर ले करके चलेगी। लेकिन कहीं अचानक से वो किसी ऐसे क्षेत्र में पहुँच गई या ऊंचाई पे पहुँच गई, तापमान कम हो गया, हवा का तापमान कम हो जाएगा, तो क्या होगा? आर्द्रता सामर्थ्य घट जाएगी। तो मान लेते हैं कि वो 100 ग्राम पानी लेकर के चल रही थी, उसकी क्षमता थी 100 ग्राम लेकर चलने की, और जैसे ही टेम्परेचर डाउन हुआ तो उसकी क्षमता आ गई 40 ग्राम पे, यानी कि अब वो 40 ग्राम से ज़्यादा लेके नहीं चल सकती है। तो बाकी का 60 ग्राम जल क्या होगा? वो संघनन की प्रक्रिया के स्वरूप तुरंत जो है वो पृथ्वी पे आना शुरू हो जाएगा। उसी को हम वर्षण का रूप देंगे, यानी हवा ठंडी होने पे उसके अंदर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, वर्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आर्द्रता सामर्थ्य को आप समझ गए, एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। दूसरा चीज़ है संतृप्त वायु का कॉन्सेप्ट भी आप समझें। संतृप्त वायु क्या होती है? क्योंकि जैसे आप पढ़ेंगे आगे वैसे उसे आपको एक संतृप्त वायु का भी जिक्र आएगा, तो उसे भी आप समझें संतृप्त वायु क्या होती है। संतृप्त वायु, सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर क्या है? हमने आपको बताया कि हवा में नमी धारण करने की एक क्षमता होती है, और हवा में कितनी नमी है ये अलग अलग दो बातें हैं। संतृप्त वायु का मतलब है कि किसी वायु में यदि उसकी आर्द्रता क्षमता, यानी जितनी वो धारण कर सकती है, आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर जलवाष्प उपस्थित हो जाए, जलवाष्प उपस्थित हो, तो वह संतृप्त वायु कहलाती है। संतृप्त वायु, सैचुरेटेड एयर कहलाती है। सिंपल सी बात है, हमने भी आर्द्रता सामर्थ्य को समझा। अगर कोई हवा 100 ग्राम नमी को धारण करने की क्षमता रखती है और सिचुएशन ऐसी बनती है कि उसके अंदर 100 ग्राम नमी आ भी जाए, यानी उसको मिल जाए नमी खींचने के लिए, तो वो 100 ग्राम धारण कर सकती है, तो 100 ग्राम खींच लेगी, बराबर हो गई उसकी क्षमता, और उसके अंदर जो नमी आई वो बराबर हो गई, तो उस वायु को कहेंगे संतृप्त वायु कही जाती है। ये भी तापमान पर निर्भर है, यानी तापमान घटा बढ़ा दोगे तो ये कंडीशन भी अलग हो जाएगी। तो
संतृप्त वायु जो है वो एक जिस न्यूनतम तापमान पे ये घटना होती है उसे ओसांक कहा जाता है। ये लाइन लिख लें कि जिस न्यूनतम तापमान पर यह घटना होती है उसे ओसांक कहते हैं। ओसांक मतलब ड्यू पॉइंट कहते हैं। सिंपल सा है कि यदि 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई हवा संतृप्त हो गई, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई हवा 50 ग्राम वाटर वेपर को धारण कर सकती थी और 50 ग्राम उसके अंदर आ गई, उसको मिल गया मतलब भर का भोजन, तो कहेंगे कि हवा संतृप्त हो गई। और 15 डिग्री को क्या कहेंगे, उस हवा का ड्यू पॉइंट कहेंगे, यानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो संतृप्त हो गई। तो संतृप्त वायु को भी आप समझ गए। वायु की संतृप्तता को हम तापमान को घटा बढ़ा करके बदल सकते हैं। यानी कि अगर कोई हवा में नमी उसकी सामर्थ्य के बराबर नहीं है, मान लेते हैं कि उसके धारण करने की क्षमता 100 ग्राम है लेकिन उसके अंदर है 50 ग्राम ही, तो अगर हम उस हवा का तापमान ही कम कर दें तो क्या होगा, हवा संतृप्त हो सकती है। कैसे? जब तापमान को हम गिरा देंगे तो उसके धारण करने की क्षमता 50 ग्राम रह जाएगी और 50 ग्राम उसमें हवा में नमी थी ही, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो वह हवा संतृप्त हो जाएगी। इसका मतलब है कि तापमान को कम करके वायु को संतृप्त किया जा सकता है, वायु को संतृप्त कर सकते हैं और तापमान बढ़ा करके उसकी संतृप्तता को समाप्त भी किया जा सकता है। ये भी कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए सिंपल उदाहरण से। एक हवा समुद्र के ऊपर से गुजर रही है और मान लेते हैं कि उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हवा गुजर रही है और ये हवा 50 ग्राम नमी खींच लेती है। 50 ग्राम नमी यानी जब तक वो समुद्र के ऊपर रहेगी तभी तक तो खींचेगी, लेकिन इसकी क्षमता यानी 50 ग्राम वो खींच लेती, लेकिन इसकी क्षमता जो है वो 100 ग्राम है। 100 ग्राम इसकी क्षमता है, लेकिन इसे 50 ग्राम ही मिल पाया। तब तक हवा जलाशय के ऊपर से गुजर के महाद्वीप क्षेत्र में पा गई, थोड़ी बहुत और उसे मिल रही है। यानी कि ये हवा संतृप्त नहीं है, भूखी है। 100 ग्राम इसे चाहिए था 25 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से और उसे 50 ग्राम ही मिल पाया है, तो 50% इसमें है, 50% इसमें कम है। अब ये हवा आगे पहुंची और ये किसी पर्वत पे चढ़ने लगी हवा। ये किसी पर्वत पे इस तरह से टकरा करके ऊपर जाने लगी और पीछे आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि जैसे जैसे ऊपर हम जाते हैं तो नॉर्मल लैप्स रेट होता है, सामान्य ह्रास दर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिरता जाता है प्रति किलोमीटर। तो ऊपर जाएंगे तो तापमान कम होता जाएगा और तापमान कम होने पर क्या होगा, इसके नमी धारण करने की क्षमता भी कम होती जाएगी। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये हवा मान लेते हैं कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गई। अब इसकी क्षमता जो पहले 100 ग्राम की थी वो 50 ग्राम ही रह गई, क्षमता इसकी 50 ग्राम धारण करने की रह गई। और इसके अंदर कितनी नमी लेके चल रही थी, 50 ग्राम लेके चल रही थी, तो 50 ग्राम बराबर 50 ग्राम हो गया। और यही हमने कहा कि किसी वायु में यदि उसकी आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर नमी आ जाए, जलवाष्प आ जाए, तो उसे संतृप्त वायु कहा जाएगा। और तो यहाँ पे क्या हुआ, ताप कम हो जाने की वजह से बराबर हो गया, इसलिए ये हवा क्या हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी। और जैसे ही संतृप्त होगी तो उस टेम्परेचर को हम ओसांक कहेंगे और कंडेंसेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अगर धूल कण डस्ट पार्टिकल वहाँ मिल जाएंगे तो जलवाष्प जो है उससे लिपट करके जल के बूंदों में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी और वर्षण प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं पर्वतों पे जाने पे हवा वर्षा करने लगती है। तो इसको आगे हम समझेंगे। आपने संतृप्त वायु को समझ लिया, संघनन को भी आप
समझ लिए कि संघनन का मतलब होता है जल वाष्प का जल में कन्वर्ट होना। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब वर्षण को पढ़ेंगे। आर्द्रता का मापन हमने आपको बताया हाइग्रोमीटर से किया जाता है। आर्द्रता को व्यक्त करने के लिए 3 तरीके होते हैं। आप कह सकते हो आर्द्रता के प्रकार भी कह सकते हो। मापन के आधार पर आर्द्रता के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार से इसको व्यक्त किया जाता है। पहला होता है निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है? 1 घनमीटर आयतन की वायु एक निश्चित तापमान पर जितनी आर्द्रता ग्रहण यानी जितनी जलवाष्प उसमें होती है उसे एब्सोल्यूट आर्द्रता कहा जाता है। देखिए इसे हम व्यक्त करते हैं ग्राम, इसे हम व्यक्त करते हैं ग्राम पर घन मीटर, ग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि ग्राम प्रति घन मीटर। 1 घन मीटर वायु में कितनी नमी है उसे निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आयतन की बात की जा रही है, तो क्या यह निश्चित रहेगा हर एक जगह पे? अगर हम धरातल पे हैं, धरातल पे 1 घन मीटर ये हुआ, धरातल पे डेंसिटी वायु की ज़्यादा होती है तो यहाँ पे नमी ज़्यादा होगी। 1 घन मीटर वायु में ज़्यादा वायु आ जाएगी तो उसके अंदर ज़्यादा नमी भी होगी, साधारण सी बात है। अगर हम ऊपर चले जाएं और ऊपर 1 घन मीटर वायु हम लें तो क्या वहाँ पर भी निरपेक्ष आर्द्रता उतनी ही होगी जितनी नीचे है? नहीं, ऊपर जो है हवा का आयतन बढ़ जाता है, यहाँ डेंसिटी कम हो जाएगी। यहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, हवा की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो उसमें नमी भी बहुत ज़्यादा होती है। ऊपर जाने पे हवा की डेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए उसमें नमी भी कम होगी। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि धरातल से अगर हम ऊपर जाएंगे तो निरपेक्ष आर्द्रता कम हो जाएगी, निरपेक्ष आर्द्रता कम हो जाएगी ऊपर जाने पर। ऊपर जाने पे निरपेक्ष आर्द्रता क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि वहाँ पर वायु का घनत्व तो बहुत कम है। दूसरी चीज़ देखें, दूसरा जो प्रकार है यानी दूसरे प्रकार से जो व्यक्त करते हैं उसको कहते हैं विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। विशिष्ट आर्द्रता, देखिए यहाँ पर हम आयतन की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर हम वज़न की बात करेंगे। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम 1 केजी वायु में उपस्थित 1 केजी वायु में उपस्थित जल वाष्प को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। चीज़ वही है, यहाँ पर हम 1 घन मीटर की बात कर रहे थे यानी कि एक एरिया में कितनी हवा है, और यहाँ पर हम 1 किलो की बात कर रहे हैं। अब एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम किलो की बात कर रहे हैं। इसको हम व्यक्त करेंगे ग्राम, कितने ग्राम है पर केजी, यानी कि ग्राम प्रति किलोग्राम। 1 किलो हवा में कितने ग्राम ह्यूमिडिटी है, इसको कहते हैं विशिष्ट आर्द्रता। अब यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पे विशिष्ट आर्द्रता 1 किलो हवा में कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लिया 10 ग्राम है धरातल पे, और ऊपर जाने पर क्या वह चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा? नहीं। यहाँ पे चूँकि हम किलो की बात कर रहे हैं, किलो की बात कर रहे हैं तो ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 किलो हवा इतनी एरिया में हमें मिल गई और इस पर कुछ XYZ ग्राम ह्यूमिडिटी मिली। ऊपर जाएंगे डेंसिटी कम हो जाएगी तो हम इतने एरिया की हवा को तौलेंगे तब जाके 1 किलो होगा। तो जब हम एरिया बढ़ा लेंगे हवा को तो हमें उतनी ह्यूमिडिटी मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पर कम एरिया में 1 किलो हवा मिल जाएगी और वहाँ हमें बड़े एरिया में 1 किलो हवा मिलेगी। तो हम 1 किलो हवा जब इकट्ठा करेंगे तो उसमें ह्यूमिडिटी
उतनी ही मिल जाएगी, इसलिए ऊपर जाने पे इस पर फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा जब तक कि तापमान में परिवर्तन ना किया जाए। और यहाँ पे आयतन की बात हो रही थी, इसीलिए कम हो जा रहा था। तीसरा जो प्रकार है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वही आपको जलवायु विज्ञान में सबसे सरल और सबसे सही तरीका होता है ह्यूमिडिटी को व्यक्त करने का, और उसी से आगे आपका पूरा कार्य चलने वाला है। उसको कहते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। चलिए इसको ऊपर से लिखते हैं फिर से, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा पढ़ना है। इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे। सापेक्षिक आर्द्रता को हम समझेंगे क्योंकि यही आपको सबसे ज़्यादा आगे कार्य करेगा। ये जो मापने का तरीका है यही सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता का जैसा कि नाम है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव का मतलब है यहाँ पे अब कोई तुलना की जाएगी। तो आर्द्रता का ये मापन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम प्रेसिपिटेशन को पढ़ेंगे, वर्षण को पढ़ेंगे, रेनफॉल वगैरह को, तो हम देखेंगे कि सापेक्षिक आर्द्रता ही सबसे महत्वपूर्ण वहाँ पे टर्म आएगा, जिसको हम देख करके आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो सापेक्षिक आर्द्रता कैसे निकाली जाती है? हमने अभी पहले आपको बताया था कि हर एक तापमान की वायु की एक क्षमता होती है आर्द्रता को धारण करने की, जलवाष्प को धारण करने की, और हर एक वायु में जलवाष्प उपस्थित होती है, उसकी मात्रा एक अलग चीज़ है, यानी कि उसकी धारण करने की क्षमता एक अलग फैक्टर है, और उसमें जितनी जलवाष्प उपस्थित है वो एक अलग फैक्टर है। तो उन्हीं दोनों का अनुपात जब हम कर लेते हैं तो परसेंटेज में सापेक्षिक आर्द्रता निकल के आ जाती है। सिंपल सा है कि देखिए, सबसे पहली चीज़ है तो निश्चित तापमान पर, एक निश्चित तापमान आप ले लीजिए, एक निश्चित तापमान पर एक निश्चित आयतन की वायु, एक निश्चित आयतन की वायु में उपस्थित जलवाष्प एवं उसकी आर्द्रता सामर्थ्य का अनुपात सापेक्षिक आर्द्रता कहलाता है। इसको प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे तापमान को स्थिर रखना है और आयतन को स्थिर रखना है। जितनी एरिया की एयर पहले हम लेंगे और एक निश्चित टेम्परेचर पे उसी पे कैलकुलेशन करना है, तभी सापेक्षिक आर्द्रता पता चलेगी। क्या करना है इसमें? एक निश्चित ताप पर वायु में जितनी आपकी आर्द्रता उपस्थित हो, यानी कि वायु में उपस्थित जलवाष्प, इसको भाग देना है उसी ताप पर, यानी ताप बदलना नहीं चाहिए, उसी ताप पर उसी वायु, यानी उतनी ही वायु का, उसी वायु की आर्द्रता सामर्थ्य, यानी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इंटू 100। अगर ये आप कर देंगे तो आपकी क्या निकल आएगी? सापेक्षिक आर्द्रता। ये इसका फार्मूला है, आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता निकालने के लिए आप एयर ले लीजिए। एयर में कितनी जलवाष्प है वो आप हाइग्रोमीटर से कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद में उसी टेम्परेचर पे मैक्सिमम कितनी ह्यूमिडिटी उसमें आ सकती है उससे डिवाइड कर दीजिए, 100 कर दीजिए, तो आपको सापेक्षिक आर्द्रता पता हो जाएगी। अब सापेक्षिक आर्द्रता तापमान पे निर्भर करती है और आयतन पे भी निर्भर करती है। अगर हम तापमान बढ़ा देंगे तो वायु की आर्द्रता सामर्थ्य पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अभी हमने पहले बताया था कि यदि तापमान बढ़ा देंगे तो आर्द्रता सामर्थ्य ज़्यादा हो जाएगी, यानी नीचे मान बढ़ जाएगा। तो जब नीचे मान बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है कि सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाएगी। जैसे जैसे वायु का तापमान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सापेक्षिक आर्द्रता का मान घटता जाएगा। तो पॉइंट नोट करें कि तापमान
बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर वायु की सापेक्षिक आर्द्रता, वायु की सापेक्षिक आर्द्रता घटती एवं ताप कम होने पर, वायु अगर ठंडी हो जाएगी होने पर सापेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है। ये दो फैक्ट आप याद रखेंगे अगर, तो आप समझ जाएंगे कि किसी एयर की सापेक्षिक आर्द्रता कितनी होगी। जैसे जैसे एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती जाएगी, उल्टा अनुपात है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम देखें कि कोई रूम टेम्परेचर पे मान लेते हैं 24 डिग्री की एयर है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, तापमान की वायु है कोई। इसी उदाहरण से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है हवा का, तो इस टेम्परेचर पे इसकी सामर्थ्य कितनी होगी, यानी कि इस वायु की आर्द्रता सामर्थ्य। तो उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि इसकी आर्द्रता सामर्थ्य जो है वो 20 ग्राम है, 20 ग्राम है। 24 डिग्री सेंटीग्रेड की एयर जो है वो 20 ग्राम, एक घन मीटर वायु 20 ग्राम जलवाष्प जो है वो धारण कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये तो है नहीं कि उसमें 20 ग्राम होगी ही, ये तो निर्भर करता है कि वहाँ जल उपलब्ध है कि नहीं उपलब्ध है। तो मान लेते हैं कि उस समय उपस्थित जलवाष्प कितनी है, वो 10 ग्राम है, 10 ग्राम है। तो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितनी जलवाष्प उपस्थित है 10 ग्राम है उसमें बटे 20 हो सकती थी इंटू 100। तो जब आप इसको निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 50%। इसको परसेंट में व्यक्त करते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप ऐसे भी नॉर्मली अगर देखोगे तो आप कह सकते हो कि उसकी क्षमता है 20 ग्राम की, उपस्थित है तो 10 ग्राम, तो कितनी उपस्थित है, 50% उपस्थित है। तो एक तो ये हमने स्टैंडर्ड सेट किया। अब अगर हम इसको टेम्परेचर को बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा दिया और हमने कर दिया मान लेते हैं 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी हम ये मान के चलते हैं कि उपस्थित जलवाष्प उसमें 10 ग्राम ही है, क्योंकि वहाँ पर उतनी ज़्यादा पानी की उपलब्धता ही नहीं है कि और ज़्यादा आ सके। तो 10 ग्राम उसमें उपस्थित है हवा में, टेम्परेचर बढ़ गया 32 हो गया। तो ताप जब बढ़ेगा, हवा गर्म होगी, तो उसकी धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। अभी हमने बताया था पहले कि तापमान गर्म हवा का धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, वो ज़्यादा खींच सकती है, लेकिन उपस्थित तो है नहीं। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो है सामर्थ्य जो है कितनी हो गई, सामर्थ्य हो जाएगी अब 30 ग्राम, वो ज़्यादा खींच सकती है। लेकिन उपस्थित कितना होगा, उपस्थित है 10 ग्राम ही, उसको हम कांस्टेंट मान के चल रहे, 10 ग्राम उपस्थित है। तो अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी निकलेगी, 10/30 × 100, ये लगभग 33.3%। तो आपने देखा कि तापमान बढ़ने पर सापेक्षिक आर्द्रता कम हो गई, और अगर तापमान घटा दें तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जानी चाहिए। चलिए तापमान को हम घटा देते हैं, तापमान को ले आते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑटोमेटिक आपको पता है सामर्थ्य कम हो जाएगी, क्योंकि हवा ठंडी हो गई, ठंडी हवा की सामर्थ्य कम हो जाएगी। तो कम मान लेते हैं कि वो हो जाएगी 15। तो अब उपस्थित है उसमें 10 और सामर्थ्य हो गई 15 × 100,
तो ये हो गई 75%। तापमान घटने पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी? 75%। तापमान को और कम कर दें, यानी हवा को और ठंडा कर दें। मान लेते हैं कि हवा को हम कर देते हैं 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर सामर्थ्य और कम हो जाएगी, 10 ग्राम ही उसकी सामर्थ्य रह जाएगी। 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कर दिया तो अब सामर्थ्य 10 ग्राम उपस्थित है, और सामर्थ्य भी 10 ग्राम ही हो जाएगी इंटू 100, तो ये हो जाएगा 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जब 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाती है और उपस्थित जलवाष्प और धारण करने की क्षमता बराबर हो जाती है, तो इसको कहते हैं संतृप्त वायु। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो वायु क्या हो जाएगी? संतृप्त हो जाएगी, यानी संतुष्ट हो जाएगी, क्योंकि उसकी क्षमता भी 10 ग्राम है और उसमें उपस्थित जलवाष्प भी 10 ग्राम है, तो उसका सेचुरेशन हो जाएगा, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी और संघनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, वर्षण प्रारंभ हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है कि वर्षण होने के लिए, संघनन होने के लिए वायु का संतृप्त होना जरूरी है, यानी कि उसकी क्षमता के बराबर उसमें जलवाष्प हो जाना जरूरी है। तो एक तो सिचुएशन ये हो सकती है कि यहाँ पर हवा का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में जितनी नमी धारण करने की क्षमता है, किसी प्रकार से उतनी नमी इसके अंदर पहुँच जाए, तो ये साधारणतया संभव नहीं हो पाता है। लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पर इसकी धारण करने की क्षमता है 50 ग्राम, लेकिन इसके अंदर नमी पहुँची 20 ग्राम, बाकी नमी उपलब्ध नहीं है, नहीं पहुँच पा रही है। अगर हम हवा को ही ठंडा कर दें तो इसकी धारण की क्षमता जो है वही 20 ग्राम क्षमता हो जाएगी, और नमी 20 ग्राम ऑलरेडी उसके अंदर पहुँच चुकी है, तो 20/20 100% पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाएगी। इससे क्या होगा? हवा संतृप्त हो जाएगी। तो वर्षण होने की प्रक्रिया में यही घटित होता है कि पहले वायु गर्म होती है, गर्म वायु समुद्र के ऊपर से या जलाशय पे से गुजरती है, पहले वो पानी को खींचती है, यानी उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ती चली जाती है, उसके अंदर जलवाष्प बढ़ती जाती है, और वो धारण भी कर सकती है क्योंकि वायु गर्म है। जैसे जैसे वो ठंडे क्षेत्र में पहुंचती है, ऊपर जाती है, पहाड़ पे पहुंचती है, या किसी भी कारण से, वो हम आगे पढ़ेंगे, हवा ठंडी हो जाती है। हवा ठंडी होने पे उसकी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, और जलवाष्प उसमें ऑलरेडी ज़्यादा पहुंच चुकी है, तो क्या होता है? जलवाष्प की मात्रा और धारण करने की क्षमता बराबर हो जाती है, इससे वो संतृप्त हो जाती है, और वर्षण के लिए प्रक्रिया या परिस्थितियाँ तुरंत क्रिएट हो जाती हैं। संघनन आगे हम पढ़ेंगे वो कैसे स्टार्ट हो जाता है। तो सापेक्षिक आर्द्रता में आपने देखा कि तापमान बढ़ाने पर वायु की सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है। 24 से 32 किया तो घट गई सापेक्षिक आर्द्रता, और तापमान कम करने पे सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। तो दो चीज़ें आप यहाँ पे कन्फ्यूज़न वाली लग रही होंगी। पहले हम जब जलवाष्प को पढ़ रहे थे, आर्द्रता को पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि जैसे जैसे वायु का तापमान बढ़ता है उसके अंदर जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे वायु का तापमान बढ़ता है वैसे वैसे उसकी सापेक्षिक आर्द्रता घटती है। तो थोड़ा सा ये चीज़ें कंफ्यूज ना होइएगा। सापेक्षिक आर्द्रता को हमने पढ़ लिया है, यही सबसे ज़्यादा आगे यूज होगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्लाउड फॉर्मेशन, बादल कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद हम वर्षण कितने प्रकार के हैं, वर्षा कैसे होती है, उनकी क्या परिस्थितियां हैं, कैसे होता है, उसको पढ़ेंगे, और फिर हम जलवायु के आगे चैप्टर्स पे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।